साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर मैं एक नया अपडेट डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि सेक्शन 7, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, सेक्शन 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो अक्यूज डिस्चार्ज हुआ उसके लिए उसने क्या कंटेंशन रखे और क्या क्या लीगल पॉइंट्स को सपोर्ट किया। साथियों, अक्सर गलती हम ये करते हैं कि जब भी हम केस को लड़ने जाते हैं तो हम भावनात्मक रूप से केस को लड़ते हैं कि सर मेरा केस बहुत बढ़िया है, मैं सबको निरस्तर कर दूंगा। पर जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप कुछ नहीं बोल पाते। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं ब्रीफिंग कराने में। हम लोग सीधा कोर्ट जाते हैं, सीधी बहस करते हैं और अल्टीमेटली हार के बाहर आ जाते हैं। साथियों, अगर आप केस को इन रियलिटी जीतना चाहते हो तो ब्रीफ कराना पड़ेगा आपको। और रिसेंट एक व्यू भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आप बगैर ब्रीफिंग के आगे प्रोसीड कर रहे हो तो ये स्थिति वैसे ही है कि जैसे कोई बल्लेबाज बगैर बल्ले के जो है मैदान में खेल रहा है। साथियों, अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको वर्कआउट करना होगा, तभी आप जो है सफल हो पाओगे। अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। जितना अच्छा आपका ड्राफ्टिंग होगा, जितना अच्छा आपका ब्रीफ होगा और जितना अच्छा उसका एनालिसिस होगा, उतने ही चांसेस सफलता के जो है हमारे को वहाँ पर हो जाएंगे। तो मेरे भाई, घबराने का नहीं है, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। अब शांति से मेरी बात को सुनो और एक कॉफ़ी का मग जो है हाथ में लेके बैठो। एक कॉपी जो है आपके पास में होनी चाहिए और एक पेन जो है आपके पास में होना चाहिए। और चिंता मुक्त हो जाओ भाई, मैं बैठा हूँ। टेंशन नहीं लेनी, अपने को मस्ती में रहना है। और जो बात बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाखों रुपए की बात है, कोई नहीं बताएगा आपको। और मैं खुल के बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो, आपका विकास हो। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिस्चार्ज के लिए क्या क्या पॉइंट्स अक्यूज ने रखे, कैसे वो डिस्चार्ज हुआ, और हम भी अगर डिस्चार्ज के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये सब कुछ बताऊंगा खुल के। तो सब काम छोड़ के शांति से बैठ जाओ। आपको मेरी बात सुननी होगी और उसको अमल में लाना होगा, तभी आपको जो है फायदा पहुंचेगा। साथियों, जजमेंट जो है पास किया है झारखंड हाई कोर्ट ने। साइटेशन है प्रमोद कुमार अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। नोट कर लिया जी? ठीक है जी। 16 नवंबर 2022 का जो है जजमेंट है और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन नंबर है 1992/2020। लिख लिया जी? चलें आगे, चलो जी। अब साथियों, इसके ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? द इंस्टेंट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC to quash the entire criminal proceeding with all the consequences in ACB case number so and so, by which the concerned court has taken the cognizance of the offence under section 7, section 13(1)(d), read with section 13(2) of the Prevention of Corruption Act, and also to challenge the order of the concerned discharge petition which has been rejected by the concerned court। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जो पिटिशन फाइल हुई है ये सेक्शन 482 CRPC के तहत फाइल हुई है, और सेक्शन 482 CRPC कंसर्न हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर प्रोसेस का अब्यूज रोकना है तो वहां पर हाई कोर्ट में जाकर आप सीधा आवेदन कर सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट की है या कंसर्न पुलिस की है या कंसर्न डिपार्टमेंट की है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, प्रोसीडिंग का दुरुपयोग करते हुए हमें फंसाया गया है, हमें तंग किया जा रहा है। और ऐसे कई मामले हैं जहां पर आप यदि कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं कि प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है और जो धाराएं आप पे लगाई जा रही है वो धाराएं आप पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिल जाएगा। पर साथियों, एक बात समझनी होगी कि जब भी आप इस तरह के आर्गुमेंट करेंगे तो स्टेट का आर्गुमेंट हमेशा ये रहेगा कि इट शुड बी आर्ग्यूड इन द रेयर एंड रेयर केसेस, कि इस तरह की पिटिशन में जो आप आर्ग्यू कर रहे हैं ये एक रेयर एंड रेयर केसेस की रेमेडी है, ये इन द रूटीन मैनर जो है पास नहीं की जा सकती। पर साथियों, इसका भी अभिप्राय ये नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए, जिसका अभिप्राय है कि आपको उन केसेस में ऐसे फैक्ट्स रखने होंगे जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिसे प्रोसिक्यूशन खंडित ना कर पाए। अगर आप पिटिशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं 482 की और आपके फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको प्रूव करने के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी और अपोजिट पार्टी उसे एडमिट नहीं करेगी, दीज आर कॉल्ड द कॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स एंड दे हैव टू बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स। और ऑन द कॉन्ट्री कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिसको ना तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, ना ही कोर्ट डिस्प्यूट कर सकता है, ना ही अपोजिट पार्टी डिस्प्यूट कर सकती है। दीज आर कॉल्ड द अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स। जितने फैक्ट्स आपके अनकॉन्ट्रोवर्टेड होंगे, जितने फैक्ट्स आपके एडमिट होंगे, उतना ही चांसेस 482 CRPC में जीतने के बढ़ जाएंगे, उतने ही चांसेस आपके डिस्चार्ज के जो है बढ़ जाएंगे। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो कई साइटेशन में जो है होल्ड डाउन हुआ है कि अगर चार्जेस जो हैं ग्राउंडलेस हैं, डिमांड जो है स्पेसिफिकली प्रूव नहीं हो पा रही है और डिमांड के चैप्टर को हम एज अ गॉस्पेल ट्रूथ जो है एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, इवन दो डिमांड कुड नॉट स्टैंड, इन दैट सिनेरियो द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स स्टैंड, एंड इन दैट सिनेरियो तो उस पर्सपेक्टिव में अक्यूज के पास जो है राइट है डिस्चार्ज क्लेम करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जो है नोट करते हुए चलो, नोट कर लो भाई, नोट करो, आप नोट नहीं कर रहे हो, आप सुन रहे हो, नोट करो, लिखो मेरी बात को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर दो धाराओं का जो है प्रयोग हुआ है, एक तो है धारा 7 और दूसरा है धारा 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब आप लोगों के माइंड में अक्सर एक कन्फ्यूजन आता है कि सेक्शन 13(1)D ऐसा तो नहीं कि अमेंडमेंट के बाद हट गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्शन अभी नहीं हटा है, ये सेक्शन अभी भी इंटैक्ट है, केवल सेक्शन 7 जो है वो मॉडिफाई हुआ है, जिसमें एक बेसिक फाइबर क्या है कि हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो करप्ट और इनलीगल मीन्स को यूज करते हुए मिसकंडक्ट करता है और उसका एकमात्र मकसद अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन करना है या एक्सेप्ट करना है या उसका अटेम्प्ट करना है टू फेवर टू डिसफेवर, या अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इस तरह से एक्सरसाइज करना कि किसी को फायदा हो किसी को नुकसान हो, तो इन दैट सिनेरियो ही वुड बी लायबल। बट प्रोसिक्यूशन को एलिमेंट प्रूव करने होंगे मेरे भाइयों, अगर एलिमेंट प्रूव नहीं होंगे तो किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन जो है जायज़ नहीं है, प्रोसिक्यूशन किसी भी रूप में जो है स्टैंड नहीं करेगा। इसको आप जो है नोट कर लो, लिख लो, इसको लिख लिया जी, चले आगे। चलिए साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे इसको अपन जो है नोट डाउन करते हैं स्पीडली। द FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट रिसीट फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो, कि इस मामले में जो है एक FIR रजिस्टर्ड हुई क्योंकि इस मामले में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट जो है फाइल की गई थी, जिसमें ये एलिज किया गया था कि फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सो एंड सो सबमिटेड बाय द कंप्लेनेंट इन द कैपेसिटी ऑफ सो एंड सो, द अक्यूज्ड हैज़ डिमांडेड द इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफ ₹1 लाख। उसका कंटेंशन ये था कि जब मैंने अपने कंसर्न फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स को सबमिट किया तो उसको वेरीफाई करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए कंसर्न अक्यूज ने मुझसे 1 लाख मांगे, और यही आपका केस है, यही है ना केस आपका, पक्की बात है ना। और यही कंटेंशन जो है लिख के रहता है परिवादी कि मेरा ये काम पेंडिंग था और इस काम के पेटे जो है अक्यूज पैसे मांग रहा है, इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यही बेसिक रिपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगी अपने केस के अंदर भी। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन द FIR वॉज रजिस्टर्ड, कि यहाँ पर ड्यू वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद ये मामला आया कि अक्यूज जो है वो डिमांड कर रहा है, जिस कारण FIR जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई है। Thereafter a trap team was constituted and after completing the pre-trap formalities द ट्रैप टीम फर्स्ट वेंट टू द ऑफिस ऑफ द अक्यूज। इनका कहना है कि फिर हमने जो है प्री ट्रैप के लिए तैयारियां करी, उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया और उसके बाद टीम जो है ये मौके पे प्रोसीड हुई अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने के लिए। गॉट इट द क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हमें क्लियर हुआ 3 स्टेजेस। सबसे पहले तो है रिपोर्ट प्लस वेरिफिकेशन, दूसरा है प्री ट्रैप और तीसरा है पोस्ट ट्रैप। मिस्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल जो इस केस में मुलजिम है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसको अंडरलाइन करो भाई, करो। ये मैं क्यों करवा रहा हूं अंडरलाइन, क्योंकि अगर अक्यूज के पैसे मांगने की नीयत होती तो अक्यूज मौके पे मिलता, पर अक्यूज यहां मौके पे नहीं मिला है। और ये फैक्ट क्या है, अनकॉन्ट्रोवर्टेड, जिसको प्रोसिक्यूशन भी डिनाई नहीं कर रहा है और आप भी डिनाई नहीं कर रहे हो और कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेंस रिया का जो एलिमेंट आता है, तो अक्यूज लगातार फोन कर रहा हो, उसको बुलवा रहा हो, उसको हैरेस कर रहा हो, ये यहां पर एब्सेंट है। इवन अक्यूज वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए। When the informant contacted him telephonally, अब इसको भी अंडरलाइन कर लो आप कि मेरे भाई जिसको पैसे चाहिए वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, ना तो वो फ़ोन कर रहा है, और जिसको देने हैं और जो ये कह रहा है कि मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ, मैं कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, वो उल्टा उसको फ़ोन कर रहा है। क्या कह रहा है फ़ोन पे? ही इन्फॉर्म दैट he was returning from so and so place and asked him to come near so and so road at about so and so time. He asked the complainant to hand over the amount and same was given in the white envelope which was taken by the accused and kept in the plastic bag beside him. सबसे मजबूत केस है प्रोसिक्यूशन का उनके हिसाब से कि जब फ़ोन से बातचीत हुई तो वहाँ पर अक्यूज ने जो है पैसे मांग लिए और उन पैसों को एनवेलप में लिया और एक प्लास्टिक बैग में जिसके साथ वो कैरी कर रहा था उसमें जो है उसने डाल दिया। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन हिट आउट कर रहा है एक्सेप्टेंस को जो कि वॉलंटरी है, और इसके साथ साथ ये भी हिट आउट कर रहा है कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो वॉलंटरी तो है ही, पर पोजीशन जो है उन करेंसी नोट्स पे जो ब्राइब है कंसर्न अक्यूज का एक्सक्लूसिव है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ऐसा ही आपके केस में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे, चलिए।
द अक्यूज वॉज नैप्ड, पकड़ लिया, जकड़ लिया उसको by the ACB team, and both of his hands were washed in the sodium carbonate solution on which they turned pink, which was seized separately। और ये टेस्ट ये परफॉर्म करते ही करते हैं, क्योंकि एक बात समझ लो कि इस टेस्ट का बेसिस क्या है। कभी जरा सोचा है आप लोगों ने ये टेस्ट क्यों परफॉर्म हो रहा है? ना तो उसका प्रोटोकॉल CRPC में है, ना ही PC एक्ट में है, और ACB के जो मैनुअल है ये नोटिफाइड ही नहीं है। ये अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, अपने हिसाब से जो है टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि GD मेरा समय के निर्णय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस टेस्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है। कलर जो है टर्न हो भी गया पिंक, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द केस। इसके अलावा N विजय कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये टेस्ट मौके परफॉर्म करना है। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि मौके से आपको कहीं और ले जाते हैं और उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये गलत है और इन बातों पर आपको जो है जोर देना होगा अगर आपको निकलना है अपने केस से। इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट जो है नोट करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? चलें आगे, चलिए। द मनी वॉज केप्ट इन अ प्लास्टिक बैग नियर बाय विच वॉज फॉर्मली सीज्ड, और जो मनी था, करेंसी था, उसको भी जो है सीज किया गया। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट जो है सबमिट कर दिया सेक्शन 7 और 13(1)D में। उनका क्या कहना है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इसने पैसा जो है ऑब्टेन किया है और एक्सेप्टेंस जो है इसका वॉलंटरी है, और इसको इस बात की नॉलेज थी कि जो कुछ ले रहा हूं वो पैसा रिश्वत का है, वो जेन्युइन नहीं है, वो लीगल रिन्यूमरेशन नहीं है, वो ग्रेटिफिकेशन जो है ये अदर देन है लीगल रिन्यूमरेशन। ठीक है, इसका एक मोटिव था, इसका एक रिवॉर्ड था, इसको किसी को फेवर करना था, जिसलिए पैसे जो है लिए गए। क्लियर हुआ? चलें आगे। साथियों, यहां पर अक्यूज ने जो है डिस्चार्ज पिटिशन फाइल करी, उसका एक कंटेंशन था कि आई हैव बीन इम्प्लीकेटेड फॉल्सली इन द केस एंड मैलिशियसली विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माई ऑन। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही हैड रिफ्यूज टू फेवर द कंप्लेनेंट इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इन अ करप्शन केस। उसका कहना है कि परिवादी ऑलरेडी जो है यहां पर कंसर्न्ड कल्प्रिट है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का इन द करप्शन केस, और उसमें मैं कंसर्न ऑफिसर था, मैंने इसकी हेल्प करने से मना करा। तो इन द मोटिवेट वे he has tried me by using the anti-corruption and the prevention of corruption act as a tool। क्लियर हुआ? चलें आगे। उनका सबमिशन ये है, द कंप्लेनेंट मिस्टर सो एंड सो वॉज एन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कि उन्होंने सबसे पहले हिट आउट किया कि उसकी पोस्ट क्या है कंसर्न कंप्लेनेंट की, एंड देयर वर सेवरल एलिगेशन अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध लगातार जो है कई आरोप हैं। वन क्रिमिनल केस नेमली सो एंड सो PS so and so has been registered under section so and so for the embezzlement of the huge public money to the tune of so and so, and also another case of vigilance has been registered bearing case number so and so under section 13(1)(E) of the Prevention of Corruption Act, in which there was a recovery of nearby 31.5 lakh from his house, and charge sheet has been filed. He was also involved in vigilance case number so and so under section 13(1)(E) of the Prevention of Corruption Act, wherein the charge sheet has been filed against him in the concerned court। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंशन क्या रखा कंसर्न अक्यूज के एडवोकेट ने कि जो परिवादी है ये स्वच्छ छवि का नहीं है। ही इज ऑलरेडी अ करप्ट पर्सन, ही इज इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ केसेस एंड मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग्स टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर हुआ? और इसके अलावा इस पर पब्लिक मनी के एम्बेजमेंट, उसको हड़प करने का, उसको मिस एप्रोप्रिएट करने का भी जो है आरोप है। लिख लो जी आप। क्लियर हुआ आपको? तो ये पॉइंट लिया करो ना भाई, लेते क्यों नहीं हो? लिखा करो उसको पिटिशन के अंदर। लिखोगे ना आज की बात? पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं अपन। इन वन ऑफ द केस of departmental inquiry set up against the complainant, the petitioner was an inquiry officer। एक केस था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जिसमें कंसर्ट जो ये पिटिशनर है ये इंक्वायरी ऑफिसर था। he could be taught a lesson for taking or initiating action against the concerned complainant in the departmental proceeding। तो एक बात समझ में आई और उन्होंने समझाई कि यहाँ पर रिवेंज लेने की नीयत से एक मोटिवेटेड जो है अटैक किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जो है आप नोट कर लो। द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द एलिगेशन will be revealed from the fact that in the FIR number so and so, the main cause of demanding illegal gratification by the petitioner accused allegedly was for the verification of the account submitted by the complainant for the financial year 2015-16 during his posting at so and so place डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये बात जो है आप नोट कर लो कि जो मेन कॉज ऑफ एक्शन निकल के आया है कंप्लेंट में वो क्या आया है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस काम को करने के लिए, वो काम क्या था कि अकाउंट्स को वेरीफाई करना, इतने रुपयों की जो है मुझसे मांग की गई है और एक पर्टिकुलर ईयर का उसने कोई वर्क जो है बताया और ये बताया कि ये काम करने के लिए अक्यूज जो है वो पैसे मांग रहा है। क्लियर हुआ? चले आगे जी। चलिए। When during the investigation a query was made by the IO
जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, आईओ ने क्वेरी मेड करी बाय लेटर डेट सो एंड सो, द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ सो एंड सो प्लेस रिप्लाइड वाइड हिज ऑफिशियल लेटर नंबर so and so that complainant has submitted the account for year 2015 and 16 to his office। तो जब आईओ ने इस इन्वेस्टिगेशन किया तो डिपार्टमेंट से क्या रिप्लाई आया कि जो कंसर्न परिवादी है उसने वर्ष 2015 और 16 का जो है कंसर्न अकाउंट जो है वो सबमिट किया था ऑफिस के अंदर, जो कि एररनेस पाया गया, उसमें एरर्स थी। हैंस द अकाउंट वॉज रिटर्न इन द ओरिजिनल फॉर्मेट टू द कंप्लेनेंट वाइड ऑफिशियल लेटर नंबर so and so डेटेड so and so। और इसको जो है ये डॉक्यूमेंट्स लौटाए गए कि इसमें आप करेक्शंस कीजिए और सही अकाउंट्स को जो है पेश कीजिए, पर इसने अकाउंट्स को जो है सबमिट नहीं करा। और इट इज़ आर्ग्यूड दैट नो अकाउंट वॉज एवर प्लेस बिफोर द पिटिशनर, और ये अकाउंट जो है बिफोर पिटिशनर प्लेस ही नहीं हुआ फॉर वेरिफिकेशन, नॉर वॉज द पिटिशनर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज so and so टू वेरीफाई द लेजर्स एंड द अकाउंट। ना तो ये अकाउंट जो है पुटअप हुए और ना ही वो कॉम्पिटेंट था इस तरह के वर्क को करने के लिए। वो वर्क क्या था? अकाउंट्स को वेरीफाई करना। दिस बीइंग सो देयर वाज नो कॉज ऑफ एक्शन, जिसका हमको कॉज ऑफ एक्शन दिखाई नहीं देता है। द फॉल्सिफिकेशन ऑफ चार्ज विल ऑल्सो बी रिवेल्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट, और झूठा चार्ज इस कारण से भी दिखाई देता है कि डिमांड जो है concerned complainant से was made for the verification of the accounts with respect to so and so scheme. However, from the paragraph number so and so of the case diary, it will appear that the illegal gratification demand has been made for giving up to data account with respect to anti ग्रेडिएशन स्कीम। तो कुल मिला के जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था और जो परिवादी की रिपोर्ट थी डिमांड को लेकर, उस पर्सपेक्टिव में दोनों स्थितियां मैच ही नहीं खा रही हैं और दोनों स्थितियां अलग दिशा में जाके जो है वर्कआउट कर रही हैं। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द सैंक्शन हैज़ नॉट बिन टेकन, और सैंक्शन को भी जो है ऑब्टेन नहीं किया गया है। वेयर एज द सैंक्शन हैज़ बिन अकॉर्डेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस झारखंड रांची। The mode of trap which was laid at PWT crossing in so and so place is also not above suspicion, और जिस प्लेस पर जो है ट्रैप प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई है, इट इज़ नॉट अ सस्पिशियस प्लेस एज पर द वर्बेटम ऑफ द कंसर्न प्रोसीडिंग। इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट the conduct of the prosecution and the manner in which the petitioner was trapped and falsely implicated in the case is evident from the fact that the said packet containing the currency note was neither handed over to the petitioner at his office नॉर एट हिज रेसिडेंस। तो यहाँ पर अटैक क्या था कि जो मनी बताई जा रही है कंसर्न पिटिशनर से रिकवर्ड, वो मनी किसी भी रूप में उसको उसके ऑफिस में हैंड ओवर ही नहीं की गई। ये इंपॉर्टेंट तर्क था। एज पर द प्रोसिक्यूशन द करेंसी नोट वॉज बीइंग गिवन in so and so jeep in a plastic packet, and if it was so then it has not been explained as to how the petitioner has touched the currency note which was simmered with the phenolphthalein powder and later on washing the hand it become pink। उनका तर्क ये था कि जब ये नोट ही लिफाफे में है और दिए भी गए हैं, ये मान भी लिया जाए, तो उसके हाथ जो हैं वो पिंक टर्न कैसे हो गए। ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन किया गया है और झूठी फर्दें जो हैं वो तैयार की गई हैं। लर्नेड काउंसिल जो है अपियर हुए स्टेट की ओर से, एसीबी की ओर से, उन्होंने इसको अपोज किया। बोले सर मैटर ऑफ ट्रायल है, ये ट्रायल में तय होगा, और इन्होंने कई साइटेशंस पे जो है रिलाई किया। कोर्ट का कहना क्या है कि प्रोग्रेशन, ये वर्ड को आप नोट कर लो, प्रोग्रेशन, हालांकि ये मेडिकल वर्ड है बट इसको लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो है यूज़ किया गया है, ऑफ द केस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एफआईआर टू दैट ऑफ ट्रायल एंड फाइनली टू कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज इज अ स्टेज वाइज स्केलिंग अप द सस्पिक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल एंड द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट। तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन जब कोई केस लेके आ रहा है तो उसका फेट जो है देखना होगा फ्रॉम द इंसेप्शन टिल ट्रायल एंड टिल कंक्लूजन। वाइल एट द स्टेज ऑफ लॉजिंग द एफआईआर मियर सस्पिक्शन इज सफिशिएंट। अगर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं तो मियर सस्पिक्शन जो है सफिशिएंट है। एंड फॉर कॉग्निजेंस द डिग्री इंक्रीजेस। अब कॉग्निजेंस होगा, चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल चलेगा, तो ये डिग्री ऑफ सस्पिक्शन में जो है इंक्रीज हो गया। देयर शुड बी अ ग्रेव सस्पिक्शन एंड फर्दर एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इफ सस्पिक्शन इज ग्राउंडलेस एंड विदाउट द फाउंडेशनल मटेरियल द अक्यूज कैन बी डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। अगर मटेरियल जो है वो ग्राउंडलेस है तो अक्यूज को वहाँ पर डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। दिस इज अ स्टेज वेयर द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ द एविडेंस इज बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ द कोर्ट, कि ये वो स्टेज है कि जहाँ पर एविडेंस को हमको तोड़ना नहीं है क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप है। बट कोर्ट को ये देखना है कि जो चार्जेस है उसके लिए बेसिक एविडेंस फाइल पर क्या है, क्या उसको अवलोकित करने से चार्ज फ्रेम होगा या नहीं होगा। इफ द ग्राउंड आर सच
विच इफ रिमेन अनरिब्यूटेड कैन वारंट कन्विक्शन द चार्ज कैन बी फ्रेम्ड, कि अगर ग्राउंड ऐसे हैं कि वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड रहते हैं तो उस कंडीशन में अगर कन्विक्शन हो सकता है तो चार्ज जो है फ्रेम कर दो। देयर लाई अ डिफरेंस बिटवीन द एलिगेशन एंड ग्राउंड ऑन विच एलिगेशंस आर मेड। तो दो बातें कोर्ट ने लिखी, एलिगेशन एंड ग्राउंड्स ऑफ एलिगेशन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑन मियर एलिगेशन अ पर्सन कुड नॉट बी पुट ऑन ट्रायल, मियर आरोपों से, केवल आरोपों से, संभावनाओं से कोई भी व्यक्ति को ट्रायल फेस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज अ सीरियस अफेयर, ये बात लिखी है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का 4/11/97 का, जिसमें स्पष्ट किया गया था, उसको यहाँ पर कोट किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज सीरियस अफेयर एंड एनी सिटीजन कैन नॉट बी हॉल्ड अप इन अ लॉन्ग एंड अनवारंटेड लिटिगेशन ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड ओनली for the consent satisfaction of the prosecution. It is for this reason that the provision of discharge has been provided under the code. जिस कारण provision of discharge जो है रखा गया है CRPC के अंदर, the material collected during the investigation has to be looked into, और अगर sufficient है तो ये चार्ज बनाएं, sufficient नहीं है, charges are groundless, तो वहाँ पर accused को जो है वो discharge कर दें। The principle governing the discharge has been explained इवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस, और इसमें से एक केस को जो है रिलाई किया गया जिसका नाम था स्टेट थ्रो DYSP वर्सेस मिस्टर RS, जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 1150। और ये क्या लिखा गया इसको भी आप जो है नोट रखो। द प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर under section 239 and 240 of CRPC are therefore fairly well settled. The obligation to discharge the accused under section 239 of CRPC arises when the magistrate consider that the charge against him is groundless. कि discharge तभी होगा कि जब जो है charges जो है वो groundless हैं। इसके लिए क्या लिखा गया? The section mandates that the magistrate shall discharge the accused recording reason if after considering the police report and documents sent with it and examining the accused if necessary and giving the prosecution and the accused opportunity of being heard, he consider that the charges are groundless, then he is bound to discharge the accused, otherwise वो discharge नहीं करेगा। No detailed evaluation of material is required, पर जो material फाइल पर है वो प्रथम दृष्टया मामला कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे। चलूँ आगे, चलें, पक्की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलिए। This would not be the stage for weighing the pro and cons of all the implication of the material, nor for shifting the material placed by the prosecution. The exercise at this stage is to be confined to considering the police report and documents submitted by the concerned police. तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर अपना ज्ञापन दे दिया करो प्रोसिक्यूशन को, ये बन जाएगा पार्ट ऑफ फाइल, और जैसे पार्ट ऑफ फाइल बना आप खुल के आर्गूमेंट कर सकते हो। ओके, जज को जो है प्रोसिक्यूशन की फाइल, उसका एविडेंस, उसका डॉक्यूमेंट और उसका मटेरियल जो है देखना है। क्लियर हुआ? चलूँ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी साथियों। उसके बाद कोर्ट ने जो है एम्फेसाइज करा ग्राउंड वर्ड के ऊपर, जिसको डिफाइन किया गया ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर, और कहा गया कि ये फाउंडेशन जो है केस का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द क्रिमिनल केस इट वुड बी हेल्ड टू मीन द बेसिस फॉर चार्जिंग द अक्यूज। ये बेसिस है टू चार्ज द अक्यूज, ये फाउंडेशन है एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस का। सीन इन द कंटेक्स्ट द वर्ड ग्राउंडलेस वुड डिनोट नो बेसिस और फाउंडेशन फॉर द केस। अगर कोई बेसिस नहीं है तो हम वहां पर अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? चलें आगे, गॉट द पॉइंट साथियों। वहां पर फिर डिफरेंट साइटेशंस का जो है कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, और एंड में जो है कोर्ट ने लिखा हियर इन द प्रेजेंट केस द कंप्लेनेंट इज अ पर्सन ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग थे तो ये माना गया कि ही इज अ पर्सन ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी हु वाज फेसिंग मल्टीपल क्रिमिनल फेसेस इन स्पेसिफिकली द केस ऑफ एम्बेजमेंट एंड केस ऑफ करप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो डिमांड जो है बताई गई है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट in the aforesaid scheme claimed to be submitted by the complainant for the financial year so and so when he was posted at so and so place as so and so officer. The divisional forest officer by letter dated so and so had gone on the record to state that the account that had been submitted by the complainant had been returned to him by letter dated so and so. दिस इज़ मच बिफोर द फाइलिंग ऑफ द प्रेजेंट केस। तो साथियों कुल मिला के एक बात नज़र में आती है कि जो ये कहता है कि मेरे अकाउंट्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न डिपार्टमेंट ने पहले कर दिया कि इसको सुधारो और सुधार के लेकर आओ, पर ये काम कंप्लेंट करने से पहले का है। क्लियर हुआ? और ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। अगर कोई काम ही पेंडिंग नहीं है तो कोई ओकेजन नहीं है डिमांड करने का, तो कोर्ट ने कहा कि
इफ़ द मेकिंग ऑफ वेरी डिमांड इज़ ग्राउंडलेस, कि डिमांड का जब प्रयोजन ही ग्राउंडलेस हो गया तो वहाँ पर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन वुड बी द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए और अदर स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जो है ये कहा कि चार्जेस जो है ग्राउंडलेस हैं, एंड कोर्ट का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट नहीं है टू लॉन्च द प्रोसिक्यूशन, एंड लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस द इम्प्यून ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस सेटिस्फाइड एंड क्वेस्ट। तो कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी उसको सेटिस्फाई करते हुए क्वेश्चन कर दिया। तो साथियों, जब भी डिस्चार्ज पिटिशन बनाओ तो आप 3 बातों को जो है ध्यान में रखो। अपने केस में जो है प्रॉपर ब्रीफ करो, उस पर एनालिसिस करो, उस पर रिसर्च करो, उसका निचोड़ निकालो, और जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है उसका निचोड़ निकाल के उसको लिखो और बड़ी से बड़ी पिटिशन को बनाओ, और साथ में लॉ को लगा दो, लॉ को जो है पिटिशन में लिख दो, ताकि जब आर्ग्यू करोगे तो वहाँ पर काफ़ी आपको आसान रहेगा कोर्ट को कन्विंस करना। तो घबराने का नहीं है, मेहनत करोगे तो निकल जाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। तो साथियों, घबराने का नहीं है, लड़ने का है। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।